अध्यक्ष दयाराम जी, हमारे बीच माननीय विधायक डॉक्टर अभय सिंह जी नागल चौधरी, माननीय सीताराम जी विधायक अटेली, और हरियाणा में सर्वाधिक लंबे समय तक आपातकाल की जेल की यात्रा करने वाले और हरियाणा सरकार में पूर्व चेयरमैन गोविंद भारद्वाज जी, जिनके सानिध्य में एक कार्यक्रम हो रहा है, डॉक्टर रामनिवास जी, और इस कार्यक्रम के संयोजन के रूप में डॉक्टर आर.के. जांगड़ा, और मेरे सामने बैठे माननीय जिला संघचालक जागर जी, खंड संघचालक शिव कुमार जी। आज हम सब इसलिए बैठे हैं कि अनेक लोगों के त्याग, तपस्या, साधना और यातना के कारण से एक लोकतंत्र की रक्षा करने वाले उन वीरों के कारण से लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाले भारत में हम निवास कर रहे हैं। यदि ये लोग नहीं होते तो निश्चित रूप से श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में ऐसा स्वरूप होता जैसा आज पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहीं कोई कानून व्यवस्था देश के लिए सोचना वाले दूर दूर तक नहीं है, और ऐसे समय में केवल अपनी एक उस घटना के कारण से कि भारत के लोकतंत्र की सुरक्षा की जिम्मे रखने वाले उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के बीच कानून की व्यवस्था का पालन करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती दी गई थी, और उस चुनौती को स्वीकार करके उसके अंदर पाई गई खामियों के कारण से उस चुनाव को रद्द कर दिया गया। और चुनाव को रद्द करने का मतलब था कि उनका वो जो पद था वो समाप्त होना था, और देश में या तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री बने या चुनाव हो। लेकिन चुनाव का सामना न करने के कारण से तत्कालीन अपने सहयोगी साथियों से मिलकर 25 जून की रात्रि को उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की। आज के परिप्रेक्ष्य में इसको किस लिए लिया जाता है? या भारतीय जनता पार्टी केवल उन लोगों को कि जिन्होंने उस समय अपनी वीरता के कारण से सरकार की तानाशाही के खिलाफ एक माहौल पैदा करने के लिए, और ऐसा माहौल था उस समय कि जेल में जाना नहीं है, जेल से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ये सोच कर गए थे। ऐसे उन लोगों को सम्मान तो करना है, लेकिन आज देश विदेश के अनेक मंचों के ऊपर कांग्रेस के नेता और कांग्रेस समर्थित लोग देश में लोकतंत्र की गला घोट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यानी वो ये मानते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है, और यदा कदा आप उनके नेताओं से सुनते हैं तो कहेंगे कि देश कानून से चलता है, संविधान खतरे में है, देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये बयान आज कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति से सुन सकते हैं, और उन लोगों के मुंह से ये बात आम व्यक्ति प्रश्न करता है कि आज देश के अंदर किसी भी व्यवस्था को लेकर जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों का भी एग्जामिन करने के लिए कोर्ट है, और कोर्ट में भी आपके वकील खड़े हैं, उनका अधिकार है। लेकिन इमरजेंसी को याद करें, उस समय कहा गया था कि आप न वकील कर सकते, न दलील कर सकते, न अपील कर सकते कहीं। जो हमने कर दिया वो फाइनल है। और आज यदि ईडी और सीबीआई की बात करते हैं लोग, तो उसके बाद चुनौती के लिए कोर्ट जाती है व्यवस्था, उसमें उनके वकीलों को पूरा महत्व दिया जाता है अपने आर्गुमेंट्स के सुनने और सुनाने के लिए। उसके बाद कोई सजा का प्रावधान होता है। लेकिन इस काली रात का घटनाक्रम का गोविंद भारद्वाज जी, स्वामी जी, शिव कुमार जी, नागर साहब, सुंदरलाल जी और हमारे बड़े भाई विक्रम जी के घर से आज वो नहीं है, लेकिन उनके परिजनों की ओर से बहन जी यहाँ हमारे बीच में है। ये सब लोग जानते कि कितने साल, कितने महीनों तक अपने परिजनों ने, बहुत से लोगों ने तो आस छोड़ दी थी कि ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। 2-2 साल की यात्राओं के बाद कहीं वकील को
और कहीं सुनने की कोई घटना कहीं दिखाई नहीं देती थी। ऐसे अंधकार के समय में लोकतंत्र का जो गला घोटा गया, उसको हिंदुस्तान में केवल एक बार याद किया जाता है। आज हम सबको ये गर्व है कि आप सब लोगों का हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जन जागरण के माध्यम से अपनी बात, परस्पर बातचीत के माध्यम से लोगों के बीच ये संदेश में जाना चाहिए कि जो आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उन लोगों ने किस प्रकार से गला घोटकर कितने ही तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों का जीवन सुहा कर दिया। कांग्रेस के शासनकाल में कितनी बार विपक्ष के पार्टी की सरकारों को अनायास बिना किसी कारण के उनको बर्खास्त कर दिया जाता था। कितने ही राजनेताओं में मंच से बोलना उचित नहीं समझता, लेकिन कितने ही राजनेताओं को उस समय जो कांग्रेस की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे, जेल की सलाखों में नहीं, उनको इस जीवन से हाथ धोना पड़ा। ऐसे लोगों के हाथ में दोबारा से देश की सत्ता ना आ जाए, किन्हीं लोभ के कारण से कुछ अपने और पराये का भेद करके हम देश में आने वाले समय के अंदर 1 साल के अंदर अंदर देश में फिर एक बार संसदीय चुनाव होने, और उन चुनावों के दौरान इस देश में नहीं, वो कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की लड़ाई को लड़ रही है, जिसके अंदर एक राष्ट्रवादी है और एक व्यक्तिवादी है। एक ग्रुप का एक केवल संदेश है कि एक परिवार का संरक्षण करके उसकी महिमा मंडित किया जाए, और एक तरफ वो लोग हैं जो देश को केंद्र मानकर अपने आप की आहुति देने वाले लोग हैं, अपने आप को निर्मूल मानकर देश के लिए क्या किया जा सकता है। यदि ये उदाहरण दिया जाए तो आज से बढ़िया उदाहरण इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दूसरा कोई नहीं उदाहरण है। देश के अंदर, देश की सीमा पर और देश की सीमाओं के बाहर, तीनों स्तर पर यदि हम इस विवेचना करेंगे पिछले 9 साल की, तो इस 9 साल के अंदर आंतरिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, राजनीतिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था, उन तीनों में अंतर दिखाई देता है। न अनावश्यक किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को परेशान किया जाता, न सत्ता हस्तांतरण के लिए बर्खास्त की जाती, न ही बम विस्फोटों के माध्यम से जन सामान्य की हालत खराब हो रही। और कानून अपना काम करेगा, ये वाक्य केवल कहने के लिए नहीं है, आज उसको चरितार्थ के रूप में दिखाई देता है। देश की सीमाओं के ऊपर जो खतरा मंडराता था, चीन जैसे देश को नाम लेकर हमारी कपकपी उठती थी। आप सोचिए, हम वो ऐसे व्यक्ति बैठे तो 14 के पहले का समय जानते हैं, चीन का नाम आते ही कपकपी आती थी। आज देश की सीमाएं किसी भी प्रकार के आक्रमण को और दुस्साह को सहन करके उसका मुकाबला देने के लिए तैयार। और देश की सीमाओं के बाहर की यदि बात करें तो अभी प्रवास आदरणीय मोदी जी का अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका का प्रधानमंत्री पीठ से हाथ देकर कहता है कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए मोदी जी। जो अमेरिका भारत के राजनेताओं की तलाशी लेता था अपने देश में आने पर, वो आज ऑटोग्राफ ले। दुनिया का पहला उदाहरण कि किसी राष्ट्र अध्यक्ष ने भारत के प्रधानमंत्री के पैरों की तरफ हाथ किया। दुनिया का पहला उदाहरण कि 2 देश लड़ रहे हो, उन दोनों देशों ने शांति का झंडा फहराया और भारत के लोगों को जाने के लिए रास्ता दिया। ये एक सामान्य परिवर्तन नहीं है। आने वाले समय में आर्थिक रूप से भी कुछ लोग कह सकते हैं कि वो भावनाओं के आधार पर देश में सत्ता के केंद्र पर बना रहना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। निकट भविष्य में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के रूप में दिखाई देती है। आज दुनिया का कोई भी घटनाक्रम होता है, उसमें भारत की भूमिका ना हो, भारत की प्रतिबद्धता उसके अंदर ना पूछी जाए, उनका विजन ना पूछा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आज आप सब लोग, हम जो सम्मान के लिए आए हैं, उन सम्मानित लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, आदर और सम्मान के साथ सर झुकाता हूं कि आप लोगों की कठोर यातनाओं के कारण से आज हम एक स्वतंत्र रूप से आज देश के अंदर श्वास ले रहे हैं। आपके प्रति हमारी सद्भावना है, आपके परिजनों के प्रति सद्भावना है, और ऐसी कांग्रेस के प्रति अपनी दुर्भावनाएं या उनको आक्रोशित करने के लिए समाज के अंदर एक आवाज देने के लिए तैयार है कि कांग्रेस यदि आई तो दोबारा से इस प्रकार की हथकंडे अपना सकती है। इसलिए उस कांग्रेस रूपी संगठन से हम
सावधान रहे। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।